So we have this topic, liberalization, privatization and globalization in our unit 1. So we'll have to first understand what exactly do we mean by these terms, which are commonly used as LPG. Most of us feel that these three words are interchangeable, synonymous to each other, and can be used in place of each other, but it is not. These three words are three distinct terminologies with three different meaning, nature and connotation. तो हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रथम प्रश्न पत्र की पहले अध्याय के बारे में आप देखेंगे तो उसमें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के बारे में भी पूछा गया। इसे आमतौर पर हम लोग एलपीजी कह देते हैं। एल यानी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी यानी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, एंड जी यानी ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण भी इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ज्यादातर हम में से लोग ये समझते हैं कि ये तीनों ही शब्द लगभग समानार्थी हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इन तीनों को एक दूसरे की जगह पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तीनों अलग अलग शब्द हैं जिनके तीन अलग अलग अर्थ हैं और हमको उन्हीं तीनों अर्थों और मायनों में से समझना। तो अगर एक बहुत सरल भाषा में, आम भाषा में इसको समझना चाहें कि उदारीकरण का क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय लिबरलाइजेशन, एनी आइडिया? लाइसेंसिंग तो बहुत छोटा सा पार्ट है। उदारीकरण या लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो सरकारी नियम, प्रक्रिया, काम करने का तौर तरीका है उसको आसान बनाना, सरल कर देना। उसकी अगर संख्या बहुत ज्यादा है, नियमों की, प्रक्रियाओं की, औपचारिकताओं की, तो उसको बहुत न्यूनतम कर देना। और उसमें एक प्रक्रिया है कि भाई जैसे डी लाइसेंसिंग भी करते हैं, या सरकारी नियम। आमतौर पर क्या होता है कि अगर आपको भारत में कोई उद्योग कारोबार लगाना हो तो सरकार के कम से कम 50 विभागों से आपको नो ऑब्जेक्शन और क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जीएसटी से, इनकम टैक्स से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, नगर निगम से, कलेक्टर से, अपने क्षेत्र के एसडीएम से और उद्योग मंत्रालय से और दुनिया भर की जगहों से। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि अगर अपने देश का भी कोई निवेशक है तो इतने सारे पचड़ों और प्रक्रियाओं में फंस जाता है कि वो जल्दी कोई उद्योग कारोबार लगाना नहीं चाहता। और बाहर का अगर है, विदेशी निवेशक है, फॉरेन इन्वेस्टर है, तो सोचता है कि अगर हमको विदेश में निवेश करना है तो हम ऐसी जगह चले जाएं जहां पर हम आसानी से, सुगमता से कारोबार कर सकें। इसी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। अच्छा, जितनी ज्यादा नियम और प्रक्रियाएं होंगी, जितनी ज्यादा कागजी कार्रवाई होगी, जितनी ज्यादा औपचारिकताएं होंगी, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि उतना आप कागज पर जितने सरकारी नियम होते हैं उसको आप हकीकत में कभी भी सही तरह से लागू कर ही नहीं सकते। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने नोएडा में एक बहुत बड़ा प्लांट, अपना इंडस्ट्रियल प्लांट लगाया और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी उसमें यूज की। बड़ा खूबसूरत प्रेमाइसेस बनाया। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को हर तरीके की वहाँ तरह तरह की सुविधाएं दी और उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं वो साफ सुथरा पानी पिए, उसके लिए जगह जगह आरओ प्यूरिफायर वाटर इंस्टॉल कराए।
अब फैक्ट्री इंस्पेक्टर निरीक्षण करने के लिए आए, क्योंकि उसका नो ऑब्जेक्शन चाहिए कि ये सब कुछ फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक है कि फैक्ट्रीज एक्ट है 1800 कुछ का। तो उसने कहा कि हम तो आपको एनओसी नहीं देंगे, क्लियरेंस नहीं देंगे, हमें 5 लाख रुपया दीजिए। क्यों साहब, किस बात का 5 लाख दें, सब कुछ तो है फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक। तो उसने निकाला एक क्लॉज, उसमें लिखा था कि ऐसी कार्य करने की जगह जहां 10 या अधिक लोग काम करते हैं वहां एक प्याऊ की व्यवस्था। अब आज के जमाने में कोई प्याऊ लगाएगा? उसकी आरओ वाटर प्यूरिफायर जो है वो उसके लिए एक्ट के कानून के अनुसार सही नहीं। अब अगर उसको पैसा नहीं देते तो महीनों क्लियरेंस में लटका रहेगा, कारोबार होगा नहीं, तो उनके जो पैसे लगे हुए हैं वो फंसे रहेंगे, बैंक की ईएमआई शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद रहेगा, बाजार में माल पहुंचेगा नहीं। तो आदमी सोचता है भाई कुछ मूल्य दे के। तो जब सरकार अपने कामकाज के तौर तरीकों में आसानी लाती है, सरलता लाती है, नियमों और प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं की संख्या को कम करती है, उन्हें जनहितैषी और मित्रवत और व्यापार और कारोबार के लिए सुगम बनाती है, तो उसे कहते हैं उदारीकरण। So liberalization means to reduce the number of unnecessary, unwarranted, unwanted rules, regulations, procedures, official formalities, so as to do less paperwork, to make things more people's friendly, investors friendly, to enhance ease of doing business, to create an environment, to create an ecosystem where there are very few rules to be followed and they are very people friendly and business and investors. This process is called as liberalization. निजीकरण का क्या अर्थ होता है कि सरकार के स्वामित्व में जो कंपनियां हैं, जो संस्थान संगठन हैं, अगर सरकार उनका कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को देता है तो उसे कहते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। और अगर पूरा का पूरा निजी क्षेत्र को सौंप देता है तो उसको कहते हैं निजीकरण। ये मान लें आसान भाषा में कि अगर सरकार ने 100 रुपए की एक कंपनी बनाई और उसमें 10 रुपए का अधिकार, शेयर किसी निजी क्षेत्र को दे दिया, तो ये कहलाया विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। और कह दिया भाई आज से हमसे इससे मतलब नहीं है, 100 का 100 तुम्हारा, तो ये क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। सो 100% डिसइन्वेस्टमेंट लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, व्हेन गवर्नमेंट transfers its enterprises to the private sector completely, then it is called as privatization. जब सरकार 100% पूर्णतः अपने उद्योगों को निजी हाथों में सौंप देती है तो उसे निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब? भूमंडलीकरण का। अब इसको लेकर बहुत सारे भ्रम। पहला भ्रम तो ये है कि भूमंडलीकरण एक पाश्चात्य अवधारणा है जो पश्चिम के देशों से आई। दूसरा भ्रम यह है कि 1990 के बाद से भारत में और दुनिया के दूसरे देशों में शुरू हुआ, उसके पहले ये नहीं था। तीसरा बहुत बड़ी गलत एक सोच और मानसिकता है कि भूमंडलीकरण केवल उद्योग, कारोबार, व्यापार के ही क्षेत्र में होता है। ये तीनों गलत। हजारों हजार साल से आप मानव सभ्यता का इतिहास पढ़ेंगे
तो आप देखिए, योद्धाओं के रूप में, धर्मोपदेशकों के रूप में, विद्यार्थियों के रूप में, यात्रियों के रूप में, वेन्सान, पाहियान, मेगस्थीनी, आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, व्यापारियों और कारोबारियों के रूप, दुनिया में एक देश से दूसरे देशों में लोग आते जाते। आज की बात नहीं, आप सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास जब पढ़ेंगे उसमें भी पाएंगे कि ऐसा होता था। दूसरी बात कि भूमंडलीकरण ये पश्चिम से आया हुआ विचार नहीं है। भारत में तो उसके अनगिनत उदाहरण प्राचीन इतिहास काल में सिंधु घाटी सभ्यता बताया, 2350 से 1750 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तीसरा भ्रम यह है कि सिर्फ और सिर्फ उद्योग, कारोबार, व्यापार या वित्त क्षेत्र में ही भूमंडलीकरण नहीं होता है। आचरण में, व्यवहार में, संस्कृति में, सोच में, समझ में, समाज में, ओढ़ने पहनने के तौर तरीकों में, रहन सहन में, खान पान में भी वैश्वीकरण होता है। जब हम लोग छोटे थे तो हमने तो मैगी का नाम ही नहीं सुना। पास्ता, नूडल्स, मैकरोनी जानते ही नहीं थे। हमारे लिए तो ब्रेड ही एक बड़ी भारी चीज हुआ करती थी। चिप्स हमारे यहाँ होली दिवाली पर माता जी बहन जी मिल करके ऊपर छत पर एक पन्नी बिछाती थी, उसमें आलू काट के और पापड़ बना करके सुखाया जाता था कई दिन तक, और फिर वो घर पे बना हुआ चिप्स होली दिवाली पर बनता। आज सब पैक्ड फूड आ रहा है, पैकेज आ रहा है। आज किसी के भी घर में अब कचरी, पापड़, चिप्स, नमकीन कोई नहीं बनाता। गुजिया तक होली में नहीं बनती, बाहर से आ जाती है। नहीं, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे यहाँ होली में गुजिया बनते ही बनते, आधी गुजिया तो बनते बनते लोग खा लेते थे। हम लोग एक खाया, फिर दो खाया, बड़ा अच्छा है, गर्मा गर्म है, तो बदला 8-10 निपटा दिए। अब बाजार की गुजिया आती और केवल होली में खाने को मिलती। तो होली में आप किसी के भी घर मिलने जाइए तो सबसे पहले कहता है नहीं नहीं गुजिया नहीं खाएंगे, हम थोड़ा सा ही देते, क्योंकि गुजिया देख के ही मन फूक जाता है। फिर हमारे रहने, खाने पीने, ओढ़ने पहनने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव आया। अब आपको धोती कुर्ता या जो भारतीय परिधान है उनको पहनने वाले लोगों की संख्या कम मिलेगी। जीन्स, शर्ट, पैंट, टाई, कोट ये पहनने के लिए आपको ज्यादा लोग दिखाई देंगे। लड़कियां भी साड़ी, सलवार, कमीज की जगह पर ज्यादातर अब टी शर्ट और जीन्स या इस तरीके के वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रही। हमारा समोसा, चिकन टिक्का, चिली पनीर ये अमेरिका और लंदन के बाजारों में बिक रहा है। आयुर्वेद और हर्बल के नाम पर बाबा रामदेव और वो एक डरावनी सी महिला आती हैं जिनका ब्यूटी पार्लर वगैरह चलता है और क्रीम व्रीम, अरे बड़ी, शहनाज हुसैन, उनके प्रोडक्ट सारी दुनिया भर में, आप नाम ले लीजिए, कह भर दीजिए वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को, इट इज प्योर हर्बल, इट इज प्योर आयुर्वेदिक, उसको दुगने तिगुने दामों पर खरीद देंगे। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आज इस्कॉन टेम्पल ने, कृष्णा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने यूरोप और अमेरिका के तमाम जगहों पर हिंदू धर्म, सनातन धर्म संस्कृति का, आपको तमाम विदेशी पुरुष महिलाएं हरे रामा हरे कृष्णा भजन गाते हुए मिल जाए। और हमारे यहाँ डांस और डीजे पर हम डिस्को डांसर बनते हैं और माइकल जैक्सन कॉपी करते हैं।
तो जो कुछ हम कर रहे थे, बहुत कुछ दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंच रहा है। बच्चे आज कार्टून भी विक्रम बेताल नहीं देखते, वो पोकेमॉन और डोरेमॉन और न जाने निंजा टर्टल और क्या क्या देखते सुनते। वो अमर चित्र कथा नहीं पढ़ते, वो वीडियो गेम्स खेलते। पंचतंत्र और अमर चित्र कथा यूरोप और अमेरिका के प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है। हम हैरी पॉटर पढ़। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी देश का, जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत, जब शेष विश्व के साथ इंटीग्रेशन होता है, इंटरैक्शन होता है, एकीकरण और अंतः संपर्क होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। कहने का मतलब क्या है कि भूमंडलीकरण सिर्फ व्यापार, पूंजी निवेश, कारोबार में नहीं होता। ये खान पान, रहन सहन, संस्कृति, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, हर तरह से होता है। जितना ही ज्यादा एक देश दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ता चला जाता है, उतना ही दुनिया के एक देश से दूसरे देश में वहां की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, विचार फैलते चले जाते। आज जब आप मान लें सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, या गूगल के हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, तो एक ही ऑफिस में आपको अफ्रीकन, चाइनीज, जापानीज, इंडियन, कोरियन, सब नेशनलिटीज के दुनिया के अलग अलग देशों से लोग काम करते हुए एक ही जगह पर दिख जाएंगे। तो जब वो एक साथ दिन भर में 24 में से 12 घंटे साथ रहते हैं, तो लंच ब्रेक में एक दूसरे का खाना शेयर करेंगे, तो एक दूसरे के रिलीजन और कल्चर के बारे में भी पूछेंगे। तो आप बताएंगे कि हमारे यहाँ शादियाँ इस तरह से होती हैं। जैसे मैं एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जापान गया, तो एक वहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, वो हिंदी सीख रहे थे, और हिंदी सीखने के लिए उन्होंने हिंदी फिल्में और हिंदी समाचार पत्र और हिंदी गाने, इसको काफ़ी पढ़ना लिखना सुनना शुरू किया। तो एक गाना उन्होंने सुना कि वो कौन सा गाना है, राजेंद्र कुमार पर फिल्माया है, कि दूर करो तुम तन्हाई, ले आओ तुम शहनाई, एक इस तरीके का, ठीक से गाना याद नहीं आ रहा मुझे, आपने सुना होगा। अरे बड़ा पॉपुलर था अपने जमाने में, आज भी बहुत पॉपुलर है, दूर करो तुम तन्हाई, जल्दी से ले आओ शहनाई। तो वो बोले, आप ये बताइए, ये शहनाई बजाने से तन्हाई कैसे दूर हो जाए? तो मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ शहनाई बजाने का मतलब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भर बजाना नहीं है, बल्कि शादी करना है। ये प्रतीक है शहनाई, शादी करने। इट इज अ सिंबल ऑफ गेटिंग मैरिज। Oh, actually, I thought how a clarinet can remove this type of feeling. मैंने कहा नहीं, it means that coming together of two persons in the form of marital relationship, and this particular musical instrument is symbolic of a marriage in India. जैसे ये नहीं होगा कि ढोलक बज रही है या मृदंग बज रहा है तो आप उसको शादी के साथ कोरिलेट नहीं करते। तो आप जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के
अब छुट्टी के भी दिन होंगे, मान लीजिए सैटरडे संडे है, तो एक दूसरे से घर मिलने जुलने जाएंगे, तो वो कैसे रहते हैं, वो कैसे पूजा करते हैं अपने घरों में, उनके क्या रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ये सीखेंगे। ये भी सब ग्लोबलाइजेशन। सो माय आर्गुमेंट इज दैट नंबर वन, इट इज अ fallacy that globalization is only a Western concept and a new concept to India. Rather, in the form of warriors, traders, preachers, travelers, students, traders, they have been crisscrossing India and other parts of the world since the time immemorial, even during the ancient period, Indus Valley civilization, 2350 to 1750 BC, we find mention of such type of relationship between India and rest of the world. So it is not a new concept and it is not a Western concept. Second misconception is that globalization is not related only and only to business, finance, investment, trade, commerce, etc. Rather, it is also related to society, culture, eating, fooding, and other habit patterns of human behavior. आज आपको लंदन के पिकैडिली चौराहे पर, ये अपने अमाउसी एयरपोर्ट वाला पिकैडिली नहीं, वहां का लंदन का जो सबसे बड़ा चौराहा है, बड़ा मार्केटिंग हब है, उसको पिकैडिली स्क्वायर कहते हैं। वहां पर आपको तमाम इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, और वहां पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स में अंग्रेज और यूरोपियन लोग ज्यादा मिलेंगे, जो चिकन टिक्का और बागी बढ़िया का बागी बाटी चोखा। आप यहां से कपूरथला तक चले जाइए, कम से कम 50 ठेले दाएं बाएं चौमीन बेचते मिल जाएंगे। हाँ, अब वो कैसे बना रहे हैं वो छोड़ दीजिए, वो लिखेगा चौमीन, खूब बिक रहा है, लोग खा रहे, मोमोज खा रहे। तो ये भी जो है हमारा योग, हमारा जीवन पद्धति, हमारा धर्म कर्म, हमारा रहन सहन, ये विदेशों में जा रहा है, विदेशों से हमारे यहाँ आ रहा है। ये भी भूमंडलीकरण का हिस्सा है, बिजनेस कारोबार तो है ही। अब ये 90 के बाद इतना चर्चा में क्यों आया, इसके पीछे तर्क ये है कि दरअसल जैसे जैसे विज्ञान, तकनीक, परिवहन, सूचना, संचार, प्रौद्योगिकी में विकास होता गया, आने जाने के साधन सुलभ होते गए, दूर देशों की यात्राएं करना कम जोखिम भरा रह गया, लंबी दूरी तक आना जाना सरल हो गया, हवाई यात्राएं बढ़ गई। पहले सिर्फ पानी के जहाज या समुद्री मार्ग या घोड़े खच्चर इत्यादि से, पैदल मार्ग से आते जाते थे। अब आप पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, आप हवाई जहाज से बड़ा कंफर्टेबली कहीं भी आ जा सकते हैं। तो जो पहले की यात्राओं में जोखिम बहुत होते थे कि कब रास्ते में, पानी में, समंदर में चलते हुए तूफान आ जाए, जलदस्यु लूट ले, पैदल जा रहे हैं तो जंगल में डकैत मार डालें, आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, तो दुर्गम पठार, पहाड़ सब कैसे पार करें। तो बड़े दिलेर और साहसी लोग जो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं किया करते थे, वे ही केवल दूर दराज के इलाकों में, दुनिया के और देशों के हिस्से में घूमा करते थे। लेकिन आज कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छी रोजी रोटी रोजगार के अवसरों के लिए बड़ी संख्या में जाने लगे लोग, क्योंकि अब सूचना, संचार, तकनीक, परिवहन के साधन बहुत सुलभ, आसान, सरल, सुविधाजनक और आम जिंदगी के, आम आदमी के पहुंच के भीतर आ गए। मोदी सरकार ने तो अपनी योजना ही शुरू की है, उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक, कि अगर देश के भीतर पहले आप ट्रेन और बस से सफर करते थे, तो अब एक साधारण नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके। इसके लिए किराया कम कर दें, इसके लिए उनको सुविधाएं दें, इसके लिए एयरपोर्ट जगह जगह ज्यादा खोलें, बढ़िया प्राइवेट एयरलाइंस को बुलाएं, तो इंडिगो, स्पाइस जेट और न जाने क्या क्या, ये सब शुरू हो गए।
तो पहले जो संख्या बहुत कम हुआ करती थी लोगों के एक देश से दूसरे देश में आने जाने की, वो धीरे 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 90 के दशक के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में उसके दर में बहुत तीव्रता आ गई, तेजी आ गई। The speed and rate of globalization increased due to advancement of better tools, technology, communication, transportation, and other facilities, which made the process of globalization very fast, easy, affordable, and within the limits of the common man, which was earlier not possible because there were no roads, because there was rather only sea route to go through the other countries, or there were very difficult terrain to pass through. If you are traveling by road, there were too many dangers, threats to your life. There were no hotels and restaurants in between to take rest. So all things have changed in the last 20-30 years because of the change in technology, the change in transportation, the change in the environment that is suitable for traveling. आज रास्ते में रात हो गई तो आपने किसी भी पड़ोस के शहर में एक तो कमरा बुक करा लिया, रुक गए, अगले दिन फिर सवेरे चल दी। पहले कहाँ रुकते, क्या खाते, क्या पीते, पानी भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलो। तो दरअसल ये प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। इसलिए अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन को जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है, हम लोग वैसे ग्लोबलाइजेशन को नहीं समझेंगे, बल्कि हम लोग नए तरीके, नए नजरिए से समझेंगे। और हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अब ये ग्लोबल और लोकल मिल जाते हैं तो ग्लोबलाइजेशन होता है मार्केटिंग में, कल्चर में, एथनिसिटी में, लैंग्वेज में, पॉलिटिक्स में, यानी कि हर क्षेत्र में भूमंडलीकरण होता है। और इसलिए आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि अमेरिका चिली से फल मंगा रहा है और अमेरिकी कंपनी नाइकी इंडोनेशिया में अपनी इंडस्ट्रियल प्लांट लगा रही है और डेल हेल्थ सेंटर इंडिया में कॉल सेंटर क्रिएट कर रहा है, तो एम्प्लॉयज आ जा रहे हैं दूसरे से। इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। और इसलिए आज अगर आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज है। इससे इक्वालिटी इनइक्वालिटी दोनों पर असर पड़ता है, अर्थव्यवस्थाओं का जुड़ाव होता है, संचार के साधन बढ़ते हैं और वहां के खान पान, रहन सहन, बर्गर, पिज्जा की आदतें भी दूसरे देशों में फैलती हैं। आउटसोर्सिंग होती है। आज ज्यादातर कॉल सेंटर्स में जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो इंडियंस को एम्प्लॉय करते हैं। ब्रांड वैल्यू बनती है, एक्सप्लॉयटेशन भी इसलिए होता है, ग्रोथ बढ़ती है। इससे जो लोग ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं उठा पाते, उस दौड़ में पीछे रह जाते हैं, उनमें गरीबों की संख्या बढ़ती है, इसलिए असमानताएं भी बढ़ती हैं। और ये सारे उसके तमाम प्रभाव आप देखते हैं जो हम लोग बात करेंगे। और इसलिए ग्लोबलाइजेशन को हम सोशल इनोवेशन, न्यू मार्केट क्रिएशन, न्यू इंटरसेक्टोरल पार्टनरशिप, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज के जरिए और बढ़ा सकते हैं, नया रूप दे सकते हैं। तो अब अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स एनवायरनमेंट, कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी के सबसे ज्यादा कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट यूरोपियन और डेवलप्ड वर्ल्ड कर रहे हैं और उनका असर दुनिया में एशिया और अफ्रीका के देशों पर पड़ रहा है। तो एनवायरनमेंट जो पल्यूट हो रहा है वो ग्लोबली हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये तो हर क्षेत्र में हो रहा है। और इसलिए ग्लोबलाइजेशन को हम लोग अब नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप इसमें अब आप
तो मैं तो कह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट पहले से था। ये लोगों की सोच है गलत कि वो मानते हैं कि 90s के बाद भी है। मैं तो यही इतनी देर से कह रहा हूँ। जरूरत ये पड़ गई थी कि भारत में 1980s में क्या हो रहा। पंजाब में खालिस्तान टेररिज्म बढ़ता जा रहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। अब वो क्यों करना पड़ा, कैसे करना पड़ा, वो एक लंबा इतिहास है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से आखिरकार जो सिख धर्म के लोग हैं उनकी बहुत भावनाएं आहत हुई, क्योंकि उनका सबसे पवित्र धर्म स्थल स्वर्ण मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा, जिससे इंदिरा गांधी के ही सुरक्षा गार्ड ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। राजीव गांधी उनकी जगह पर आए 85। बड़ी क्लीन इमेज थी, सबसे युवा चेहरा थे प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन कुछ ही समय में वो अनेक तरीके के करप्शन चार्जेस में गिर गए, जिसमें बोफोर्स स्कैंडल सबसे बड़ा है और भी बहुत सारे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और ये आरोप लगाया कि राजीव गांधी ने बोफोर्स तोप के खरीद में रिश्वत ली और उनके रिश्तेदारों ने पैसा दिया। हालात यूं हो गए कि राजीव गांधी की सरकार को अपना टेन्योर पूरा होने के कुछ समय पहले ही इस्तीफा देना पड़ा, सरकार गिर गई, जो कि अब तक के भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार थी। फिर देश के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, कांग्रेस के सपोर्ट। लोकसभा में उनके पास कुल कितनी सीट थी? 400 सीट वाली कांग्रेस सरकार के बाहर हो गई और 4 सीट वाली समाजवादी जनता पार्टी सजपा उसकी सरकार बन गई। राजनीतिक हालात कुछ यूं बदले कि मुलायम सिंह यादव ने बगावत किया और समाजवादी जनता पार्टी को तोड़ दिया और उसमें से ज शब्द हटा दिया और एक नई पार्टी बना दी, समाजवादी पार्टी। सजपा से ये सपा हो गई। फिर कांग्रेस ने चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा की। 1989-90 तक आते आते इस देश में कास्ट वॉर शुरू हो गई, अगड़े पिछड़े की लड़ाई। गल्फ वॉर इसी बीच छिड़ गया। तेल के दाम आसमान चले गए, छूने लगे। इकोनॉमी पर सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अगड़े पिछड़े फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई सड़कों पर होने लगी। तो बीजेपी ने सोचा कि हमको कैसे वोट मिलेगा, तो उन्होंने मंडल की काट के लिए कमंडल का दांव चला और रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से अयोध्या तक। तो अभी तक जो देश में केवल कास्ट कन्फ्लिक्ट चल रहा था, अब कम्युनल टेंशन भी शुरू हो गए। नतीजतन हालात ऐसे हो गए कि इकोनॉमी एकदम से गर्द में चली गई। भारत में उस समय जो इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुई उसको कहते थे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन का संकट। यानी हमारे पास विदेशी मुद्रा बची ही नहीं थी कि हम दूसरे देशों को कुछ विदेशी मुद्रा डॉलर में खरीद बेच सके। भारत लगभग आर्थिक कंगाली के दरवाजे पर पहुंच चुका था। नतीजा ये हुआ
भारत सरकार ने अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखा सारा गोल्ड डिपॉजिट बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक को मॉर्टगेज किया, गिरवी रखना पड़ा। और तब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बहुत ही कठोर और कड़ी शर्तों पर हमें बेल आउट पैकेज देना मंजूर किया, जिसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि अभी तक जिस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर, तौर तरीका बदलना पड़ेगा। उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया सैप, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम। और उसी के तहत एलपीजी को लागू करने की, बाजार को खोलने की, ओपन इकोनॉमी बनाने की अब मजबूरी है। और तब अगर मुझे ठीक से याद है तारीख, तो 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991, उस समय राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी तब तक, और श्री पीवी नरसिम्हा राव इलेक्शन में कांग्रेस ने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना ली थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस की, जिसमें ये एलपीजी वगैरह शुरू कर दिया बहुत जोर शोर से। हाँ, लेकिन यही कहते हैं कि इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, which was considered to be the bane of India, it proved to be a boon for India. कभी कभी ना अच्छाई जो है वो बुराई के चादर ओढ़ करके हमारे पास है। तो शुरुआत में लगता तो हमको है कि ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन जब उसके हमें फायदे मिलने लगते हैं तो लगता है कि ये तो वरदान है जिसको हम अभिशाप समझ। तो अगर ये संकट न हुआ होता, अगर ये कास्ट और कम्युनल टेंशन न हुआ होता, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस न हुई होती, तो आज भी हम वही 2% 3% की जीडीपी ग्रोथ रेट पर टिके रहते। आज भी हम उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे होते, जैसा कि हमने अपने बचपन के दिनों में देखा और अपने नौजवानी के दिनों में देखा। आप लोग भी वही तरीके का जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, कुछ दोष हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। तो इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन, privatization and globalization are three different words with three distinct and different meaning, nature and connotation. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीन अलग अलग शब्द हैं, और इन तीनों के भिन्न भिन्न अर्थ और निहितार्थ। साधारण शब्दों में, इन सिंपल वर्ड्स, उदारीकरण का अर्थ है, लिबरलाइजेशन मीन्स वन, सरकारी नियमों, प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं में कमी करते हुए उन्हें सरल बनाना, टू रिड्यूस द नंबर एंड सिंप्लीफाई government rules, regulations and other procedures
नेक्स्ट, उद्योग, व्यापार, कारोबार इत्यादि के लिए सुगमता पैदा करना। To create ease of doing business, नेक्स्ट, ऐसा वातावरण तैयार करना जो उद्योग और निवेशकों के अनुकूल हो। To create such an environment which is conducive for industries and investors, ताकि वे अधिकाधिक व्यापार, कारोबार इत्यादि बढ़ा सके, so that they may enhance their trade, business and other industrial activities. अतः यह संभव है चेंज, therefore it is possible that a country may be highly liberalized without being democratic. कोई देश बहुत उदारीकरण को अपना सकता है बिना लोकतंत्र को भी अपनाए हुए। फॉर एग्जाम्पल दुबई, जैसे कि दुबई, यूएई एटसेट्रा इत्यादि। It is generally observed that इसे प्राय अनुभव किया गया है कि when there is lack of liberalization, negligence or absence of it, जब उदारीकरण का अभाव होता है या तो बहुत कम नगण्य होता है, then its economy and society is stagnated. तो उसकी अर्थव्यवस्था और समाज दोनों ही एक बंधन से बंध जाते। They are not able to grow and develop. उनमें वृद्धि और विकास नहीं हो पाता। Hence, liberalization is the first and the foremost requirement for growth and development. अतः वृद्धि और विकास के लिए उदारीकरण सबसे पहली आवश्यकता है। The term privatization came into existence in 1930s.
In the most famous newspaper, The Economist, निजीकरण शब्द 1930 के दशक में अस्तित्व में आया। जो सबसे पहले द इकोनॉमिस्ट में प्रयोग किया गया। It means transfer of ownership from government to private sector. इसका अर्थ है सरकार से स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करते। इट इज ऑल्सो डन थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, इसे विनिवेश के द्वारा भी किया जाता है। And when disinvestment reaches 100%, it becomes privatization. और जब विनिवेश 100% हो जाता है तो उसे निजीकरण। Globalization means integration and interaction of one country to rest of the world. वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अर्थ है एक देश का शेष विश्व के साथ जुड़ाव, एकीकरण और अंतः संपर्क। It is a myth and misconception that यह एक मिथक और मिथ्या अवधारणा है कि वन, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट टू इंडिया, यह भारत के लिए नई अवधारणा है। which only came to India in 1990s. जो 1990 के दशक में भारत आई। Second, that it is purely a Western or European model and concept. ये पूरी तरह से एक पाश्चात्य और यूरोपीय अवधारणा है। And the last, it is only related to trade, business, finance, industry and commerce. और इसका संबंध मात्र व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, वित्त और कारोबार से ही जुड़ा है। The fact of the matter is that वस्तुतः तथ्य है कि since the time immemorial, अनादिकाल से
people have been crisscrossing the world and especially coming to India. मनुष्य विश्व के एक से दूसरे हिस्सों में आता जाता रहा है, विशेषकर भारत। In the form of warriors, traders, preachers, travelers, traders, scholars and students, in different forms and manifestations, they have come to India. धर्मोपदेशक, योद्धा, यात्री, व्यापारी, विचारक और शिक्षक के रूप में विभिन्न भिन्न समयों पर भारत में आते रहे। Alexander the Great was the first agent of globalization. अलेक्जेंडर महान वैश्वीकरण का प्रथम अभिकर्ता था। Who tried to conquer the world, जिसने विश्व विजय करने का प्रयास किया। Megasthenes, Fayan, Wensang, and many more. Megasthenes, Fayan, वेनसांग और भी बहुत सारे यात्री, ट्रेवलर्स, दी अरब ट्रेडर्स, अरब व्यापारी, दी मंगोल्स एंड मुस्लिम इन्वेडर्स, मंगोल और मुस्लिम आक्रमणकारी, द ब्रिटिश एंड यूरोपियन colonial masters, ब्रिटिश व यूरोप के अन्य औपनिवेशिक स्वामी, universities of Nalanda and Taxila, नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय, where students and scholars came from all corners of the world to study and research purposes. जहां विश्व के सभी देशों से शिक्षक और यात्री शोध और अध्ययन के लिए आते रहते थे। Are few examples of globalization. उदारीकरण के ये कुछ उदाहरण मात्र हैं।
But during the ancient and medieval times, किंतु प्राचीन और मध्यकालीन समय में the size and rate of globalization was very limited and slow. वैश्वीकरण के आकार और वृद्धि दर दोनों में बहुत कमी थी। But as science, technology, communication, transportation, and other facilities emerged, enhanced, and became more affordable, risk-free, and comfortable, किंतु जैसे जैसे ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, सूचना, संचार और परिवहन के साधनों में वृद्धि और विकास होता गया, यात्राएं अधिक सुगम, सुखद, जोखिम रहित, और साधारण व्यक्ति के परिधि में आती चली गई। The volume, size and rate of globalization increased manifold. भूमंडलीकरण के आकार और दर में भारी बढ़ोतरी होती चली। Change. Another point to be noted is that एक अन्य बिंदु को भी समझना आवश्यक है कि globalization is not restricted or confined only to trade, business, commerce or finance. वैश्वीकरण केवल वित्त, व्यापार, अर्थव्यवस्था और कारोबार मात्र से नहीं जुड़ा है, rather it is multi dimensional, बल्कि यह बहुआयामी। It is social, cultural, political, environmental. यह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय
and associated with all aspects of human life and human behavior. तथा यह मानव जीवन और मानव व्यवहार के हर पक्ष से जुड़ा। ब्रैकेट में स्टार बना के लिख लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी is to be studied in anti-development thesis. एलपीजी के प्रभाव का अध्ययन विकास विरोधी विमर्श के अंतर्गत किया जाए। यानी आज हमने समझ लिया एलपीजी है क्या। अब जब हम आगे आपको कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे तो उसमें फिर एक आता है एंटी डेवलपमेंट थीसिस, तो उसमें फिर इसके एलपीजी के इम्पैक्ट के बारे में बात करें, तो कि उसमें कुछ चीजें और जुड़। ये बात समझ में आ गई? कोई शक तो सवाल? चलिए सर, कल मिलते हैं। Thank you.